तूफान से पहले की खामोशी क्या होती है, ये मैं आज आपको दिखाता हूं। इंडिया में दिखाता हूं, लेकिन ये इंडिया वो भारत वाला इंडिया नहीं, बल्कि 26 कुनबों वाला इंडिया, परिवारवादी पार्टियों का इंडिया। बड़े ध्यान से देखिए, जो पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। कांग्रेस के मकड़ जाल में फंस गए हैं नीतीश कुमार। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आ रही है दोस्तों। और जो ये महागठबंधन बना है ना इंडिया वाला, उसकी खुमारी भी उतर गई है। मैं आपको नेताओं के जो खबरें आ रही है ना, जो दिलचस्प है, जो बताई जा रही है वो नहीं, जो अंदर दिख रही हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और पवार का पावर पूरी तरह से बेअसर हो गया है। शायद गांधी परिवार ने कहीं बदला तो नहीं ले लिया, ये समझना भी जरूरी है। ये भी आपको दिखाऊंगा। और कांग्रेस के भीतर ही बगावत शुरू हो गई है। बड़ी दिलचस्प कहानी है दोस्तों। जो बेंगलुरु में दिखा ना, वो असलियत में नहीं है। ये तो परिवारवादी पार्टियों का जो कुनबा जुड़ा, अंदर तो कुछ और हो गया, विस्फोट हो गया। तो ये जानना जरूरी है। और एक बात आपको बता दूं कि मोदी की जो सियासी दुश्मन है, अगर वो ताकतवर हो तो मोदी तो जीत ही जाती हैं। तो 20 साल से कहानी चल रही है। लेकिन अगर मोदी के सियासी दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं तो फिर मोदी की जीत की गारंटी और अधिक बढ़ जाती है। मैं कुछ दिलचस्प कहानियों के साथ इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। महागठबंधन के भीतर जो महासंग्राम चल रहा है, जिसे मैंने तूफान से पहले की शांति बताया, वो डिकोड करूंगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। 18 जुलाई को सबने देखा दोस्तों कि एक तरफ 26 पार्टियों का कुनबा बेंगलुरु में जुटा, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 38 दल बुलाए थे। ये एनडीए का जो गठबंधन है, जो 25 साल मना रहे थे, उसमें 39 दल पहुंच गए। 38 की जगह 39 दल। और इतना ही नहीं दोस्तों, एनडीए में कुछ और पार्टियां भी आने को तैयार हैं। 3-4 पार्टियों की चर्चा हो रही है। पता नहीं ये कुनबा बढ़कर कहां पहुंचेगा, क्यों लोग इतने लालायित हैं। लेकिन महागठबंधन में तो कुछ और ही हो रहा है। यहां तो विस्फोट हो रहा है। और इसकी वजह क्या है, ये समझने का प्रयास कीजिए। दरअसल विपक्ष के जो 26 दलों का कुनबा मिला है ना दोस्तों, इनमें किसी को भी किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। कोई किसी भी दल के पीछे नहीं खड़ा रहना चाहता। और इसी अराजक स्थिति का फायदा कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस ने जो खेल भाजपा के खिलाफ करने की कोशिश की है, वही खेल उसने अपने ही गठबंधन के साथियों के साथ कर दिया। कांग्रेस ने खुद को स्वयंभू बनाते हुए खुद को नेतृत्व करने के लिए आगे कर दिया और बाकी सारी पार्टियों को उसी चक्रव्यूह में एकदम फंसा लिया, पीछे कर दिया। जबकि बातें वो यही कह रही हैं। मैं आपको रिपोर्ट जो दिखा रहा हूं कि सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर कांग्रेस चल रही है। लेकिन हाल क्या है ये समझिए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री के पद से कोई मतलब नहीं है। देख लीजिए। लेकिन महागठबंधन के नाम के लिए अब आपको मैं दूसरी चीज दिखा रहा हूं। नीतीश कुमार के सुझाव को ठुकरा दिया गया। अब सोचिए, बोल रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं है जी। लेकिन जब कोई दूसरा सुझाव दे रहा हो, जिसने सबसे ज्यादा काम किया नीतीश कुमार ने, उन्होंने नाम को लेकर जो सुझाव दिया उसको ठुकरा दिया और राहुल गांधी के नाम के सुझाव को आगे कर दिया। कहानी इसी में निकलती है दोस्तों। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई खड़ा होकर कहेगा जी हम ही बनेंगे। सोनिया गांधी ने तो प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी थी, लेकिन सुपर पीएम तो वही बनी रही ना। ये वही स्थिति है। और इतना ही नहीं, महागठबंधन के नाम का अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को दे दी गई थी। मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। अब आप समझ लीजिए, सारी पार्टियां साथ चल रही हैं या कांग्रेस खेला कर रही है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने दिल्ली में ही इस गठबंधन का सचिवालय या वॉर रूम बनाने का फैसला लिया है। और अगली बैठक मुंबई में होगी।
अब आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूं दोस्तों, इसी तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कांग्रेस ने खुद के दम पर यह फैसला लिया कि अभी गठबंधन का कोई एक नेतृत्व नहीं होगा, यानी कोई कन्वीनर नहीं होगा। अब नीतीश कुमार इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे? इसीलिए ना कि वो संयोजक बन जाए, कन्वीनर बन जाए। और ये तो पटना की बैठक में होने वाला था और इस पर निर्णय टाल दिया गया कि नहीं जी ये तो बेंगलुरु में होगा। बेंगलुरु से भी वो बड़ी आस लगाकर बैठे थे, लेकिन कांग्रेस ने फिर खेला कर दिया। 11 सदस्यों की एक स्टीयरिंग कमेटी बनाकर विपक्ष के सभी दलों को कांग्रेस के रहमो करम पर लाकर छोड़ दिया। आप देख रहे हैं ना, कांग्रेस का खेल इतना अगर आसानी से समझ जाए और गांधी परिवार का, तो इतना आसान तो राजनीति तब भी नहीं होती है दोस्तों। और कांग्रेस ने नीतीश कुमार के हर निर्णय को दरकिनार कर दिया, जिसको लेकर वो महागठबंधन को लेकर इतने लालायित थे, इतनी मेहनत कर रहे थे। आप पूरे पिछले 1-1.5 साल के परिदृश्य को देखिए और आप खुद सोचिए कि महागठबंधन को लेकर किसने सबसे अधिक मेहनत की। नीतीश कुमार से आधी भी मेहनत किसी ने नहीं की। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है। और ये कब एहसास हुआ ये भी आपको मैं बता देता हूं। जब बेंगलुरु के लिए ये पहुंचे तो उनके खिलाफ वहां पोस्टर लग गए कि उनके जैसा देश को प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। बेंगलुरु में किसका शासनकाल है? कांग्रेस का शासनकाल है। और वहां पर अगर नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लग रहे हैं तो क्या ये बिना सरकार की सहमति के, बिना कांग्रेस की सहमति के क्या संभव है? नहीं है। और यही असली कहानी है। अब इन परिस्थितियों में दोस्तों बड़े ध्यान से समझिए कि जो नीतीश कुमार इतनी मेहनत इसलिए कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में चुनौती देंगे, वो तो अपनी ही चाल में फंस गए, वो तो कांग्रेस की जाल में ही फंस गए। जाहिर है कुछ तो नाराजगी होगी ना, और इसीलिए नाराज होकर वो बेंगलुरु से वापस पटना चले आए। नाराजगी ऐसी कि नीतीश के साथ लालू यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं रहे। बार बार याद कीजिए, भाई केजरीवाल ने तो खुल के कह दिया कि हम ही फूफा है पटना वाली बैठक में, यहां ये दोनों बने हैं, नहीं रहे, नहीं बैठे। यही स्थिति है दोस्तों। और पटना पहुंचकर भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एकदम शांत हो गए। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं। इतनी सारी हलचल, ये सारी चीजें, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, पूरा मौन आसन। ये तो दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं ना, खुद ही मौन आसन धर लिया, एकदम मौन व्रत पे चले गए हैं। मीडिया से पहले आप याद कीजिए दोस्तों, जहां महागठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव सबसे अधिक ताल ठोक रहे थे, वो बिल्कुल ही शांत हो गए। और नीतीश तो पहले से ही हो गए। वो तो मैंने आपको पटना वाले में ही दिखाया कि जब पटना में बैठक को लेकर कितनी मुश्किलें हुई थी कि स्टालिन को मनाओ, इसको मनाओ। स्टालिन के पास तो वो पहुंचे भी नहीं, तेजस्वी यादव को भेज दिया था। तो ये दोनों मिलकर शांत हो गए। और ये साफ हो गया दोस्तों कि नीतीश कुमार कांग्रेस के निर्णयों और निर्णय लेने के तरीके से खुश नहीं हैं। नीतीश कुमार अपने तरीके से फैसले लेना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा करने ही नहीं दिया। अब आपके मन में एक सवाल उठना जरूरी है दोस्तों, और सवाल उठना भी चाहिए कि जब देश को कोरोना या वैश्विक मंदी जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, जब इस देश के नेतृत्व को तेज निर्णय लेना पड़े, तो उन परिस्थितियों में क्या ये महागठबंधन काम कर सकेगा? वो तो एक दूसरे से नाराज हो जाएगा, रूठ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे। एक ही गाड़ी को चारों दिशा में 4 पार्टियां अलग अलग लेकर खींचने का कोशिश करेंगी। और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि अभी तो महागठबंधन बना ही नहीं और सब नाराज हो गए। और मीडिया ने जब उनकी नाराजगी का कारण पूछा तो पार्टी ने कहा, जानते हैं क्या, कि नीतीश कुमार छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते हैं, लेकिन सबको तो दिख रहा है कि ये नाराज हैं। अब बोलने से क्या होता है। वहीं नीतीश कुमार ने यह भी कहा, एक और बात मैंने देखी कि वो महागठबंधन की बेंगलुरु में बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें राजगीर के मलमास मेले में आना
जरूरी था। लेकिन नीतीश बाबू ने यह नहीं बताया कि लालू यादव को कौन सा काम था जो वो भाग आए। भैया लालू यादव ने तो पूरा महफिल लूट लिया था, याद है ना, पटना में वो शादी ब्याह दूल्हा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी दे रहे थे और यहां पर बैठे ही नहीं। सोचिए अगर लालू यादव भाषण देते तो कितना मजा आता, एनडीए को कितना फुटेज मिलता, लेकिन वो भी मौजूद नहीं थे। यानी एक तरफ कांग्रेस ने नीतीश कुमार को ऐसा फंसा दिया कि वो क्या बोले उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शरद पवार की कहानी देखिए, उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि कांग्रेस की जो चाल है, कांग्रेस का जो चरित्र है, ये कैसा है, और इसीलिए कांग्रेस के तरीके से रग रग वाकिफ होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को, बड़े ध्यान से समझ लीजिए, टूट जाने दिया। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, शरद पवार ने ये होने दिया, रोका नहीं, और भाजपा में मिलने के लिए अजीत पवार को अंदर ही अंदर समर्थन कर दिया। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि शरद पवार मतलब एकदम नाखुश है, नाराज है और कुछ कर देंगे, तो आप सोचिए कि इस पार्टी के टूटने के बाद, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, अजीत पवार शरद पवार से मिलने 2 बार पहुंचे, घर भी पहुंचे थे, उसके बाद भी लगातार मिलते रहे। और इन विधायकों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी मिलने गए, मतलब पूरा पलटन भी उठा के ले गए। आप सोचिए, जब सभी विधायक अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल शरद पवार को समझा रहे थे कि भाजपा के साथ चलने में ही भविष्य है और पार्टी को एक करके भाजपा के साथ मिल जाना चाहिए क्योंकि यही भविष्य उन्हें दिख रहा है, तो शरद पवार यही ऐलान करते रहे कि वो भाजपा से मिल नहीं सकते। अब देखिए, ये तो राजनीति है, राजनीति को समझिए। अब भैया इतनी छोटी सी पार्टी, जो पार्टी कभी महाराष्ट्र में 100 विधायक तक नहीं जुटा पाई, बड़ी पार्टी तो छोड़ दीजिए, वो भीष्म पितामह कैसे बन गया, वो चाणक्य कैसे बन गया, कोई तो बात होगी ना। लेकिन खेल मैं आपको और दिखाता हूं, पता ही नहीं चला दोस्तों क्या खेल हो रहा है, आप समझिए और तब एहसास कीजिए। ये सब भेंट मुलाकात चल रहे हैं, ये जो टीम इंडिया बनी है इनकी, उसमें ये लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, और इस बीच शरद पवार को छोड़कर जो नागालैंड के 11 विधायक हैं इनके, वो अजीत पवार के साथ मिल गए। आप सोचिए, मतलब एकदम खेल चल रहा है। ऐसा कहीं होता है क्या कि पार्टी है, पार्टी बनाने के लिए आदमी को पूरी जिंदगी खपानी पड़ती है, उस पार्टी का महाराष्ट्र में पार्टी टूट गई और पता चला नागालैंड के लोग भी मिल गए, सारे मिल गए, सारे कैसे मिल जाएंगे यार, ये तो हो नहीं सकता दोस्तों। यानी कुछ ना कुछ खेल चल रहा है। और शरद पवार को छोड़कर आए विधायक जब उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे कि उन्हें भाजपा के साथ मिल जाना चाहिए, तो उस समय प्रफुल्ल पटेल भी थे। और प्रफुल्ल पटेल के बारे में याद रखिए, शरद पवार के सबसे विश्वसनीय, सबसे करीबी नेता प्रफुल्ल पटेल हैं, और सबसे खास व्यक्ति इन्हीं पर निशाना उन्होंने साधा था। अलगाव के बाद उन्होंने विपक्ष में बन रहे महागठबंधन पर, मैं प्रफुल्ल पटेल की बात कर रहा हूं, ये कहा था कि विपक्ष के पास कोई सेंट्रल पार्टी नहीं है जो मजबूती के साथ सभी को जोड़ सके। और प्रफुल्ल पटेल ने पटना के हालात भी देखे थे दोस्तों, तो उन्होंने क्या कहा था आप देखिए, उनको हंसी आई थी, जिस सच्चाई को देखकर उनको हंसी आई थी वो यही थी कि ये कुनबा जुड़ा तो है लेकिन आपस में जुड़ाव नहीं है, इनके दिल नहीं जुड़े, इनके मन नहीं जुड़े, सबके स्वार्थ हैं जो उनको जोड़कर रख रहा है। और यही हालात उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिए, आरजेडी हो, जेडीयू हो या समाजवादी पार्टी हो, और यही स्थिति आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगा। क्योंकि आप देखिए, मैं ये रिपोर्ट दिखाता हूं, कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश की में है वो कह रही है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन मत करो। क्यों ऐसा कहती है? जिन पार्टियों को कांग्रेस ने अपने राज्य में बुलाया, जितनी पार्टियां हैं पहले बुला लेती हैं और फिर बोलती है कि उसके साथ गठबंधन मत करो। ऐसा होता है क्या कि सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट की लीडरशिप आपस में लड़ रही है? ये तो दिखावा है दोस्तों, ये डबल स्टैंडर्ड है और ये दबाव हर तरफ है। मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं,
कि शरद पवार के बागी विधायक भतीजे अजीत पवार से उद्धव ठाकरे की मुलाकात होती है। अब सोचिए, और वो तारीफ करते हैं कि ये बड़े अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं। जबकि अब तो मैंने आपको दोस्तों ये तो महाराष्ट्र की कहानी दिखा रहा हूं ना, लेकिन इसी महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए एक और मौज की स्थिति हो गई। इधर शिवसेना टूट गई, इधर एनसीपी टूट गई, तो जो सबसे छोटी और कमजोर पार्टी थी कांग्रेस, वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई। और वो दावा ठोक रही है कि हम हो गए विपक्ष यहाँ के, मैं हूं विपक्ष का नेता, जो उनके कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो बैठे बिठाए कांग्रेस के लिए मौज की स्थिति हो गई है। हालांकि एक कहानी ये भी है, और ये इसलिए जानना जरूरी है कि कांग्रेस जो ये खेल कर रही है ना दोस्तों, तो वो उस पर भी भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से केजरीवाल के साथ राहुल गांधी ने बेंगलुरु की बैठक में गलबहियां की, उसकी वजह से पंजाब में कांग्रेस के जो उच्च नेता हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं, उन सब में बगावत की स्थिति पैदा हो गई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने साफ कह दिया है कि केजरीवाल का साथ किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। तो ये हालात हैं दोस्तों। साथियों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गांधी परिवार नाम के हाई कमान से ही चलता है। जो होता है वो गांधी परिवार ही कहता है, जो गांधी परिवार कहता है वही होता है, भले ही वो कांग्रेस अध्यक्ष की जुबान हो। अब ऐसी परिस्थिति हो तो जो बाकी पार्टियां जुट रही हैं, अगर वो कोई अलग रेखा, अलग लाइन खींचना चाहती है, तो फिर तो उससे कांग्रेस के उसी आला कमान के पास जाना पड़ेगा ना। कहने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हो सकते हैं, लेकिन सारी बात तो वही होगी जो गांधी परिवार चाहेगा। तो इसीलिए ये जो इंडिया नाम से टीम बना लिया इन लोगों ने, उसमें एकजुटता बढ़ने की जगह मनमुटाव बढ़ रहा है। वो एकीकृत होने की जगह संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। और ये स्थिति देश के लिए कितना हितकारी है, ये खुद आप सोच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।